हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल का पेपर जो कि 28 अक्टूबर 2020 को कंडक्ट हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, इसका पार्ट 2 है। ये पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले समय में जितने भी इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन हैं वो आप तक इजिली पहुंच सके। ठीक है, आपको अगर सीरीज अच्छी लगती है तो एट द एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है, हमसे पूछा गया है कि जो डीसी मशीन्स होती हैं उनमें जो मैग्नेटाइजेशन कर्व होता है, वो मैग्नेटाइजेशन जो कर्व है ये किन किन के बीच में रिलेशंस को बताता है। तो मैग्नेटाइजेशन कर्व जो होता है एयर गैप फ्लक्स और फील्ड वाइंडिंग करंट के बीच में रिलेशंस को बताता है। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से रिलेशन को इंट्रोड्यूस करता है। आपने देखा होगा मैग्नेटाइजेशन कर्व, जरूर देखा होगा, मशीन में देखा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक एक्सिस पे करंट होता है और दूसरी एक्सिस पे फ्लक्स होता है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, करंट को मूव करते हैं तो फ्लक्स भी लीनियरली इंक्रीज होता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि करंट इंक्रीज करने पर फ्लक्स इंक्रीज करना बंद कर देता है, बहुत ही कम फ्लक्स इंक्रीज होता है फिर। ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम सैचुरेशन। लीनियर रीजन ये हो गया, सैचुरेशन रीजन ये वाला हो गया आगे का। अब इसमें अगर हम बात करें इस फ्लक्स की, तो ये जो फ्लक्स है ये एयर गैप फ्लक्स है और ये जो करंट है ये फील्ड वाइंडिंग करंट है। तो आपने देख लिया मैग्नेटाइजेशन कर्व है, मैग्नेटाइजेशन कर्व जो है एयर गैप फ्लक्स, यानी कि ये रहा हमारा फ्लक्स और फील्ड वाइंडिंग करंट, और ये रही हमारी फील्ड वाइंडिंग करंट। तो मैग्नेटाइजेशन कर्व एयर गैप फ्लक्स और फील्ड वाइंडिंग करंट के बीच में होता है। देन ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, हमसे पूछा है कि जो रेगुलेशन कर्व होता है डीसी जनरेटर का उसको क्या कहते हैं। तो रेगुलेशन कर्व को हम आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं रेगुलेशन कर्व को। तो 52 के लिए ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, हमसे पूछा गया है कि 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन में लाइंस को एक नियमित अंतराल के बाद, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो कंडक्टर होते हैं उनकी पोजीशंस को चेंज कर दी जाती है, उनकी अदला बदली कर दी जाती है। तो इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ठीक है, ट्रांसपोजिशन कहते हैं। इसमें क्या होता है ट्रांसपोजिशन में, बेसिकली जैसे कि हमारी ये आर बाई बी फेज गए हैं, तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये तीसरा कंडक्टर ऊपर पहुंच जाएगा, तो तीनों के तीनों वायर जो है उनकी कंडीशन चेंज हो गई। बेसिकली ट्रांसपोजिशन से हमें हेल्प इसलिए मिलती है क्योंकि इंडक्टेंस कैपेसिटेंस जो होता है उनका इफेक्ट नलीफाई हो जाता है। तो उस केस में जो पास की कम्युनिकेशन लाइन है उनसे रेडियो इंटरफेरेंस की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इसीलिए जो ट्रांसपोजिशन होता है वो तीनों वायर का किया जाता है। ठीक है, आर बाई बी, इस तरीके से आगे फर्दर इसका ट्रांसपोजिशन कंटिन्यूअसली किया जाता है। ठीक है, तो 53 के लिए ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, हमसे पूछा गया है कि जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है इसका उपयोग हम किस वोल्टेज रेटिंग से ऊपर नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर होगा 33 केबी वोल्टेज, यानी 33 केबी वोल्टेज के ऊपर अगर हम पिन इंसुलेटर का यूज करते हैं तो ये हमारे लिए अनइकोनॉमिकल साबित होता है। ठीक है, तो 54 के लिए ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, हमसे पूछा गया है कि एक जनरेटर 200 वोल्टेज उत्पन्न करता है। ठीक है, जनरेट करता है 200 वोल्टेज, और उसमें जो आर ए है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसका कितना है, 100 ओम है, और उसमें हम भार कितना लगाते हैं, 100 ओम का भार कनेक्ट कर देते हैं। तो जो भार में जो पावर कंज्यूम हुई है उस पावर को हमें कैलकुलेट करके बताना है। सबसे पहले तो हम समझेंगे ये हो गया हमारा आर्मेचर। ठीक है, और जब डीसी जनरेटर हमने मूव किया तो उसमें क्या हुआ, आर्मेचर मूव किया तो इसमें कितना ईएमएफ बना, ई की वैल्यू हमारे पास आ गई है 200 वोल्ट, और इसका जो रेजिस्टेंस है, जो आंतरिक प्रतिरोध है, उसको हमने आर ए से डिनोट किया है, 100 ओम हमने लिख दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने क्या किया, इस पूरे अरेंजमेंट को एक लोड के साथ कनेक्ट कर दिया, तो लोड में भी करंट फ्लो होगी आर एल, और इस आर एल की वैल्यू कितनी है, 100 ओम है। तो इस आर एल में से फ्लो होने वाली करंट हमें पता करनी है सबसे पहले। तो इसमें से करंट कितनी फ्लो होगी, देखो करंट की वैल्यू आ जाएगी सिंपली, वोल्टेज कितना है 200 और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 200, क्योंकि 100 और 100 को ऐड कर देंगे तो 1 एम्पियर की इसमें करंट फ्लो होगी, तो करंट की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई। तो इसमें पावर लॉस कितना होगा,
पावर लॉस हो जाएगा, इसमें आर एल में पावर लॉस होगा आई स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू आर यानी कि 100। तो सिंपली इसमें जो पावर लॉस है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, पावर लॉस इक्वल टू 100 वॉट। 100 वॉट का पावर लॉस है जो कि हमें लोड रजिस्टर में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, हमसे पूछा गया है कि किसी सिंक्रोनस मशीन में जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक होती है उसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, अंतिम का मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो रेटेड वोल्टेज से लगभग कितनी हो सकती है, समझ सकते हैं आप। यानी कि जो ईएमएफ है, ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू जो रेटेड वोल्टेज है उससे कितना हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 125%। अब इसको हम समझेंगे थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले देखो इसको हम ड्रॉ करते हैं ईएमएफ, या फिर देखो ओपन सर्किट के केस में ईएमएफ और वोल्टेज इक्वल होते हैं आपस में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ओपन सर्किट वोल्टेज हो गया या फिर ईएमएफ हो गया एक साइड, और दूसरी साइड हम क्या करेंगे, हम करंट, कौन सा करंट, फील्ड करंट, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, जैसे जैसे हम जीरो पॉइंट पे लेके आते हैं सबसे पहले फील्ड करंट को, जैसे जैसे हम जीरो करंट से इसको फर्दर आगे मूव करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि आगे ये मूव करना बंद कर देता है, ठीक है, आगे ये मूव करना बंद कर देता है और कुछ इस तरीके से सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। और ये जो डॉटेड लाइन है, एग्जाम में इसको ही पूछा गया था कि डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती थी, फिगर बना के जाता है। डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करती है एयर गैप, ठीक है, एयर गैप रिप्रेजेंट करती है। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक आप देख रहे हैं ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। अब बेसिकली ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में होता क्या है कि इसमें जो फील्ड करंट होती है आईएफ, एक्साइटिंग करंट या फील्ड करंट को हम फर्दर और इंक्रीज करते जाते हैं, और इसको ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करने पर जो ईएमएफ की वैल्यू है, ईएमएफ की वैल्यू है वो 25% मोर यानी कि 25% ज्यादा हो जाती है, किससे, वोल्टेज से, ठीक है ना। तो अगर हम कंसीडर करें इसको 25% मोर तो वोल्टेज को कितना 100% मानेंगे। अगर मान के चलो 100% वोल्टेज जनरेट कर रहा है तो 25% हमें एक्स्ट्रा और मिल जाएगा ड्यू टू दिस एक्साइटेशन करंट। इसको इंक्रीज और करेंगे तो हमें और वोल्टेज मिल जाएगा। तो यहां से ओवरऑल जो ईएमएफ है हमें वो कितना मिल जाएगा भाई, 125%। अगर हम ईएमएफ की बात करें तो हमें कितना 125% मिल जाएगा। बेसिकली हम इसमें करते क्या है, फील्ड करंट को और इंक्रीज करते जाते हैं धीमे धीमे, हालांकि इंक्रीमेंट कम देखने को मिलता है एक पॉइंट के बाद, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम इसमें 25% एक्स्ट्रा जो है और ज्यादा जनरेट कर सकते हैं ईएमएफ या वोल्टेज को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर 56 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक जनरेटिंग स्टेशन है, उसमें हमें डेटा कुछ गिवन है, इसमें 24 आवर में जो जनरेटेड यूनिट है उनकी वैल्यू जो हमें गिवन है 62,500, ठीक है, और इसमें जो मैक्सिमम डिमांड है उसकी वैल्यू 4000 किलोवाट है। और अगर हम बात करें कैपेसिटी की संयंत्र की, यानी कि प्लांट कैपेसिटी कितनी है, 6000 किलोवाट है, तो हमें प्लांट कैपेसिटी फैक्टर निकालना है। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर पीसीएफ, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड, क्या होता है फॉर्मूला, एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड किसमें, किलोवाट आवर में, एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड किसमें, किलोवाट आवर में, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या रहता है, अपॉन में प्लांट कैपेसिटी इनटू टाइम, ठीक है। बस कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है सिंपली। एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड किलोवाट आवर में कितनी गिवन है, तो 24 आवर में कितनी 62,500 किलोवाट आवर हमारी एनर्जी जनरेट हो रही है, किलोवाट आवर हमारी एनर्जी जनरेट हो रही है। प्लांट कैपेसिटी की बात करें तो हमें कितनी गिवन है, प्लांट कैपेसिटी 6000 किलोवाट गिवन है, ठीक है। प्लांट कैपेसिटी हो गया, और टाइम कितना, 24 आवर के लिए ऑपरेशन चल रहा है, तो 24 आवर ये हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बस हमें काट देना है, जो वैल्यू कट रही है उसको काट लो, किलोवाट आवर से किलोवाट आवर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां से हम काटेंगे 12 पंचे 60, 5 से काट रहे हैं, 12 पंचे 60 और 25 पंचे 125, तो 125 125 अपॉन 12 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 288, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 125 अपॉन 288 को, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.434, ठीक है। और हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, 43% हमारा 43.4% हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 43.4% विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 58 में हमें दिया गया है कि जो टाइम है 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड के बीच में जो चार्ज है उसकी वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, यदि जो टर्मिनल है उसमें फ्लो होने वाली जो करंट है वो कितनी है, 3t² माइनस टी एम्पियर है। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें पता है I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू dq अपॉन dt होता है। वैसे डायरेक्टली लोग फॉर्मूला रट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट तो dq यहां से कितना आता है, I इंटू dt। दोनों साइड हम फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का 1 हो जाता है, तो q यहां एजिटेज बचेगा और यहां से I dt। यानी कि चार्ज निकालने के लिए हमें करंट का इंटीग्रेशन करना होगा और करंट हमें ये गिवन है, तो हम करंट का सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे तो q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt। ठीक है, और चार्ज फ्लो कब से कब तक हो रहा है, 1 से लेके 2 सेकंड तक हो रहा है, तो लोअर लिमिट हो जाएगी 1 और अपर लिमिट हो जाएगी 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कर देंगे, 1 से 2 तक तो जा ही रहा है। अब इसमें 3t² माइनस टी इंटू डी टी। ठीक है, अब आगे हम और करते हैं इसको सॉल्व। q इक्वल टू कितना बचेगा, देखो 3t² का हम कर रहे हैं सबसे पहले इंटीग्रेशन, तो 3tq अपॉन 3 हो जाएगा। सिमिलरली हम करेंगे किसका, t का करेंगे तो t² अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ नहीं, इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं तो अपनी लिमिट हम पुट करेंगे। ठीक है, लिमिट कितनी है, 1 से 2 के बीच में। ठीक है, अब इसमें हम सॉल्व कर देंगे, सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, हमें लिमिट को पुट करना है। तो 3 इंटू, जब हम 2 को पुट करेंगे 2q/3 अपॉन 2² अपॉन 2, ये हो गई हमारी अपर लिमिट पुट, और माइनस लगा के हम लोअर लिमिट ही पुट करेंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 3 को काट देते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, याद रखेंगे, देखो ऐसे हो गया, ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 3 अकेला हमारे पास बचेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे 1 की पावर 3 बचेगा, और यहाँ पे देखें हम तो 1 पुट करेंगे, जब हम लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ता कोई। अब देखो यहां से, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो q इक्वल टू कितना मिला हमें, q इक्वल टू 2 की पावर 3 यानी कि 8, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 2 से कटेगा तो 2 बार कटेगा, ये आ गया 8 माइनस 2। ठीक है, और माइनस लगाया यहाँ पे, 1 ये है, 1 में से 1/2 माइनस कर देंगे अपन, तो 1/2 ही हमें फाइनली मिलेगा। तो q की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 6 यहां से आ गई, 6 में से हाफ माइनस कर देंगे तो 5.5 हमें मिल जाएगा, 5.5 हमें मिल जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, q की वैल्यू कितनी आ रही है, 5.5 कूलम। ठीक है, दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 है, हमसे पूछा गया है कि किसी स्टीम थर्मल पावर प्लांट में जो टरबाइन की इफिशियंसी होती है वो किस रेंज में चेंज होती है। तो इसकी इफिशियंसी, जो टरबाइन इफिशियंसी होती है किसी भी स्टीम थर्मल पावर प्लांट में, तो उसकी रेंज होती है बेसिकली 20 से लेके 35% के बीच में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 25 भी सही है हमारा, 25 से लेके 35 सेम रेंज में आ रहा है, तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। तो वाष्प तापीय विद्युत संयंत्र की जो टरबाइन की क्षमता होती है वो कितनी होती है, 25 से लेके 35%। ठीक है, तो इफिशियंसी के बारे में हमसे यहां पूछा गया था, क्षमता यानी इफिशियंसी। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी दक्षता यानी इफिशियंसी। नेक्स्ट मूव करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 60 है, हमें क्या है, हमसे पूछा गया है कि 12 ओम का एक रजिस्टर है और 6 ओम का एक रजिस्टर है, उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो सिंपली 12 इंटू 6 कर देंगे और 12 प्लस 6 कर देंगे, 12 6 72 और 12 6 18, तो 18 चौको 72, सिंपल 4 ओम हमारा जो है राइट आंसर आ जाएगा, पैरेलल कनेक्शन है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास, हमें RL सीरीज सर्किट गिवन है रेजोनेंट कंडीशन में। ठीक है, इसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ नॉट की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, 5000 अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो यहां से ओमेगा हम कैलकुलेट कर लेंगे, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5000 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि बेसिकली एफ में अगर हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं हमें ओमेगा नॉट मिल जाता है, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 5000 हमें ओमेगा नॉट का वैल्यू मिल जाएगा। अब रेजोनेंट की कंडीशन में जो प्रतिबाधा है, इंपीडेंस है, उसकी वैल्यू 56 ओम है। तो देखो रेजोनेंट की कंडीशन में क्या होता है, Z इक्वल टू R होता है, इंपीडेंस इक्वल टू R इक्वल टू कितना, 56 ओम हमें गिवन है। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर यानी कि Q की वैल्यू भी हमें कितनी गिवन है, 25। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, हमें सी की वैल्यू पता करना है, यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू को पता करना है, हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटी फैक्टर जो है, क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट के केस में, XL अपॉन आर, XC अपॉन आर, और एक फॉर्मूला इसका और होता है 1 अपॉन आर अंडर रूट में L अपॉन C। तो देखो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें C कैलकुलेट करना है और L हमारे पास है नहीं, तो हम केवल यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो मिड वाला फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को यूज करके केवल और केवल C की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू क्या करेंगे, XC अपॉन आर, तो सीधे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। XC की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा C होती है 1 अपॉन ओमेगा C। ठीक है, 1 अपॉन ओमेगा C XC की वैल्यू होती है और R एजिटेज। तो अब कुछ नहीं करना है, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, देखो C हम यहां लेकर आ जाते हैं। ठीक है, C हमारा यहां आ गया और Q हमारा नीचे चला गया, C हमारा यहां आ गया, Q हमारा नीचे चला गया, तो QWR बचा। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, C इक्वल टू 1 अपॉन, Q की वैल्यू कितनी है 25 है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है 5000 है, और R की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 56 गिवन है। ठीक है, 56 हमें ये वैल्यू गिवन है। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, माइक्रो फेरेड में वैल्यू गिवन है हमें। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस 5000 के जो 3 जीरो हैं इनको हम ऊपर भेज देंगे। ठीक है, तो जब 5000 के 3 जीरो ऊपर जाएंगे तो क्या बचेगा, 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाके तो क्या हो गया भाई, 10 टू दी पावर -3 हो गया ऊपर जाके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, 1000 हमने ये लिख लिया एजिटेज, और 10 टू दी पावर सीधे -6 कर दिया हमने, क्योंकि 1000 तो ये हो गया, तो ऊपर बेसिकली इफेक्टिव वैल्यू 10 टू द पावर -3 ही मिलेगी अगर इफेक्टिव वैल्यू देखें। और 10 टू द पावर -3 वैल्यू क्या है, जो 5000 में से जो 3 जीरो थे उसको उठा के हमने ऊपर पटक दिए। ठीक है, तो क्योंकि हमें क्या है, माइक्रो फेरेड में ले जाना है भाई, सिंपल सी बात है, इसीलिए हमें करना पड़ा। अब क्या करेंगे, हम 25 इंटू 5 इंटू 56 इनका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल और इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो फाइनली हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0.143 माइक्रो फेरेड। ठीक है, 10 टू द पावर 6 है तो माइक्रो फेरेड हो जाएगा, तो 0.13 माइक्रो फेरेड जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 0.143 माइक्रो फेरेड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। हमसे क्वेश्चन है पूछा गया है कि हमने 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज किया है और इसकी जो लेंथ है कितनी है, 200 मीटर है, और इसमें 2 एम्पियर पर मीटर से जो है ये लोडेड है। यूनिफॉर्मली करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर पर मीटर। तो उसमें एकल तार यानी कि सिंगल वायर का जो प्रतिरोध है वो कितना है, 0.3 ओम पर किलोमीटर है। ठीक है, और अगर हमने डिस्ट्रीब्यूटर को केवल सिंगल एंड से जो है सप्लाई प्रोवाइड करी है, तो इसमें जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना होगा, हमें गणना करनी है, इसकी कैलकुलेट करना है, सिंपल है। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे लाइन की लेंथ कितनी है, 200 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। करंट कितनी है, 2 एम्पियर पर मीटर की रिस्पेक्ट में करंट गिवन है। और अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, 0.3 ओम पर किलोमीटर, यानी कि 1000। ठीक है, पर 1000 कर दिया हमने, तो 0.3 अपॉन 1000 ओम पर मीटर ये हो गया। ठीक है, इसको भी हमने ओम पर मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखो सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, एक बात याद रखना, ये केस वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। इसमें क्या है कि जो करंट है ना, ये करंट 2 एम्पियर पर मीटर से यूनिफॉर्मली फ्लो हो रही है। ये यूनिफॉर्मली वाला केस जो है ना, ये अलग होता है। इसका जो फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ड्रॉप देख रहे हैं, जब एक साइड से हमने लाइन को फीड किया है, तो उस केस में जो मैक्सिमम ड्रॉप है, जब हमने लाइन को एक साइड से फीड किया है, उसकी वैल्यू होती है हाफ इंटू IR। ठीक है, और अगर हम लाइन को दोनों साइड से फेड करते, दोनों साइड सप्लाई देते, तो उस केस में जो ड्रॉप होता उसकी वैल्यू हो जाती कितनी, 1/8 इंटू IR। लेकिन हमें पता है चूंकि सिंगल फीडेड है साइड,
जो लाइन है उसको हमने सिंगल साइड से फीड किया है, तो हम ये वाले फॉर्मूले के साथ ही जाएंगे। बस इस वाले फॉर्मूले को लगाते ही हमारी जो आंसर है वो एग्जैक्ट आ जाएगा। तो अब देखते हैं इसको हम सॉल्व करके। तो ड्रॉप कितना निकल के आना चाहिए, ड्रॉप इक्वल टू हाफ 1/2। अब देखो करंट कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो 200 मीटर के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल आई हमारा एग्जैक्ट निकल के आएगा 200 इंटू 2, ठीक है। एम्पियर पर मीटर था और इसका मीटर ये हो जाएगा यहां पे, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, एम्पियर बचेगा। तो 400 एम्पियर हमारा जो है आई का टोटल वैल्यू आ गया। तो 400 हमने यहां लिख दिया। अब इसमें जो लाइन का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 0.3 ओम पर किलोमीटर के हिसाब से है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम 0.3 में जो आर है, जो इफेक्टिव निकल के आएगा आर, उसकी वैल्यू में फिर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 0.3/1000। अब लेंथ कितनी है इसकी 200 मीटर, तो 200 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 आ जाएगा। तो फाइनली 0.06 हमें यहां पे मिल जाएगी वैल्यू, 0.06 हमें वैल्यू मिल जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 200 ये आ जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12 और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे, तो सिंपली हमें 12 वोल्ट जो है इसका सही आंसर मिल जाएगा। तो लाइन का ड्रॉप कितना आ गया, 12 वोल्ट आ गया। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैं पहले ही बता दिया हूं कि ये हमने कैसे किया है, कहां से ये आया है, कैसे ये आया है। इन दोनों पॉइंट को याद रखना होगा। जब लाइन सिंगली फीडेड होगी और करंट यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा होगा तब हम ए वाले ड्रॉप के फॉर्मूले को यूज करेंगे। जब लाइन डबली फीड होगी और जब यूनिफॉर्मली करंट हमें कुछ दिया होगा इस तरीके से, तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई बताता नहीं है, बट बेसिकली अब मेरे चैनल पे है इसलिए बताना मेरा कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, हमसे पूछा गया है कि वायरिंग की निम्न में से कौन सी जो प्रणाली है तो सबसे अधिक महंगी होती है, सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन सा वायरिंग सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो कंड्यूट वायरिंग जो होती है सबसे महंगी होती है ये, ठीक है। तो कंड्यूट वायरिंग इज द कॉस्टली वायरिंग, ठीक है। और सबसे सस्ती वायरिंग कौन सी होती है, सबसे सस्ती जो वायरिंग सिस्टम है वो है हमारा क्लीट वायरिंग सिस्टम, ठीक है, क्लीट वायरिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, हमसे पूछा गया है इनमें से किस टाइप का डीसी जनरेटर जिसमें हमें इक्वलाइजर रिंग की जरूरत नहीं होती है पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए। तो अंडर कंपाउंड जनरेटर ऐसा जनरेटर है जिसमें हम किसी भी तरीके की इक्वलाइजर रिंग का यूज नहीं करते हैं अगर हम पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हैं। बेसिकली इक्वलाइजर रिंग होती क्या है, इक्वलाइजर रिंग जो होती है ये क्या करती है, पोटेंशियल को सेम कर देती है जिससे कि सर्कुलेटिंग जो करंट है वो फ्लो नहीं होती है। इक्वलाइजर रिंग जो होती है वो पोटेंशियल को इक्वेट करके रखती है जिससे कि कोई सर्कुलेटिंग करंट फ्लो सर्किट में ना हो पाए। तो अंडर कंपाउंड डीसी जनरेटर में हमें किसी भी तरीके की इक्वलाइजर रिंग की जरूरत नहीं होती है पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए। नेक्स्ट, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, क्वेश्चन नंबर 65 है, हमें क्या है, एक कॉइल गिवन है 15 मिली हेनरी की, ठीक है। इसको दूसरी कॉइल के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। सिंपली देखो क्वेश्चन के साथ लिखते चलते हैं। ये हमारे पास एक कॉइल है 15 मिली हेनरी की, ठीक है, L1 इसकी वैल्यू है, ठीक है। और इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है एक दूसरी कॉइल के साथ जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, पता करनी है लेकिन हमें, ठीक है। तो अब इनको सीरीज में हमने कनेक्ट किया है, ठीक है। अब सीरीज में हमने कनेक्ट किया है तो पोलैरिटी दो तरीके से हो सकती है, या तो सीरीज एडिशन होगा या फिर सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट होगी। तो सीरीज एडिशन के केस में जो L इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू ये है, और सीरीज अपोजिशन के केस में जो L इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू 30 मिली हेनरी है। तो हमें L2 की वैल्यू पता करनी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, मान के चलो पहला केस हमने समझ लिया कि जो L इक्विवेलेंट एडिटिव कंडीशन का है पहला, तो L1 प्लस L2 प्लस 2m हो जाएगा, ठीक है। L1 प्लस L2 प्लस 2m हो जाएगा। और L इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 70 मिली हेनरी हमें जो है इसकी वैल्यू गिवन है। इक्वेशन फर्स्ट बना दी। लेकिन जब अगर हम उसी तरीके से सीरीज अपोजिशन में इसको जोड़ रहे हैं तो उसके लिए इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी, माइनस का 2m आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे कितना 30 मिली हेनरी हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, हम ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे हम, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये L1 है, यहाँ पे L1 है, ओके। तो यहां से हम देखेंगे तो डबल ऑफ L1 प्लस L2 दैट विल बी इक्वल टू 7 3 10 दैट इज द 100 मिली हेनरी,
ठीक है, तो L1 प्लस L2 का जो सम है वो कितना आ गया, 50 मिली हेनरी आ गया, 50 मिली हेनरी। तो देखो L1 की वैल्यू है पता है कितनी है, L1 15 मिली हेनरी है। तो सिंपल है भाई, अगर L1 15 मिली हेनरी है तो L2 की वैल्यू हम क्या करेंगे, 50 में से माइनस कर देंगे 15 को, तो 50 माइनस 15, तो L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 मिली हेनरी, 35 मिली हेनरी। तो L2 की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज द 35 मिली हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, हमसे पूछा गया है कि मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो भाई म्यूचुअली जो इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट्स में, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव ही होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, हमसे पूछा गया है कि जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है पिरानी गेज का, ठीक है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पिरानी गेज इज चेंज इन थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, ये डिपेंड करता है थर्मल कंडक्टिविटी पर, ठीक है। वर्किंग ऑफ दिस पिरानी गेज इज टोटली डिपेंड अपॉन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस विथ प्रेशर, ठीक है, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी गैस हो सकता है, कोई एनवायरनमेंट हो सकता है, उसको थर्मल कंडक्टिविटी पर ये डिपेंड कर सकता है। थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है बेसिकली, तो ये मटेरियल की वो एबिलिटी होती है जो हीट कैरी करती है कंडक्शन के साथ में, ठीक है, यानी कि द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कैरी हीट बाय कंडक्शन इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। और देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, जो थर्मल कंडक्टिविटी है, जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये डिपेंड करती है डायरेक्टली सराउंडिंग मीडियम पर, सराउंडिंग मीडियम पर, सराउंडिंग मीडियम पर, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि थर्मल कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, तो सराउंडिंग मीडियम पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 है, हमसे पूछा गया है कि जो सिलिकॉन हम सेमीकंडक्टर यूज करते हैं इसमें बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ती है। समझिए क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है, ये हो गया हमारा कौन सा, बैलेंस बैंड, और ये हो गया हमारा कौन सा, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। तो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है तो सिलिकॉन के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो एनर्जी गैप के बारे में बेसिकली पूछा गया है। तो अगर हम ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें तो ऑप्शन सेकंड ही हमारा सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या है, मतलब एनर्जी गैप हमसे पूछा गया है कितने, 300 केल्विन पर, 300 केल्विन पर जो एनर्जी गैप होता है सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 1.1 होता है, और जर्मेनियम के लिए कितना होता है, 0.72 होता है। और अगर एनर्जी गैप की हम बात करें 0 डिग्री केल्विन पर तो वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाती है, 1.21 हमें यहाँ पे देखने को मिलता है और 0.785 हमें यहाँ को देखने को मिलता है। तो इंपोर्टेंट वैल्यू है। तो हमसे यहाँ पे एनर्जी गैप पूछा गया था बेसिकली 300 डिग्री केल्विन पर, तो सिलिकॉन के लिए जो वैल्यू निकल के आती है कितनी, 1.1, तो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यानी कि 1.1 एनर्जी देने पर जो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएगा और हमारा कंडक्शन की जो स्टेट है वो चालू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, हमसे पूछा गया है कि जो इंक्रीज हो जाता है वोल्टेज का रिसीविंग एंड पर, ठीक है, ड्यू टू द ओपन सर्किट और लाइटली लोड, यानी कि ओपन सर्किट और लाइटली लोड कंडीशन में जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज है वो इंक्रीज हो जाता है, तो ये किस कारण से होता है, ठीक है। तो देखो बेसिकली फेरेंटी इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। इस केस में होता क्या है कि जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज है वो ग्रेटर हो जाता है सेंडिंग एंड के वोल्टेज से ड्यू टू द लाइट लोड और नो लोड कंडीशन, क्योंकि चार्जिंग करंट फ्लो हो जाती है, आईसी फ्लो हो जाती है, और उसी आईसी के कारण जो वी आर है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब बात आती है फेरेंटी इफेक्ट से हम कैसे निपटेंगे, तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम शंट रिएक्टर का यूज करते हैं। वी हैव यूज शंट रिएक्टर, शंट रिएक्टर का यूज करेंगे और शंट रिएक्टर की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो एक्सेस चार्जिंग करंट है लाइन की ड्यू टू द कैपेसिटेंस, उसको ये रिएक्टेंस क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो इस तरीके से 69 के लिए ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, हमसे पूछा गया है कि इफ नेटवर्क हैज, अगर कोई नेटवर्क है उसमें एक कोई नोड आ जाता है बिटवीन टू नोड्स के बीच में, ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ सुपर नोड इज यूज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ नोडल एनालिसिस, यानी सुपर नोड के बारे में पूछा गया। तो सुपर नोड कब आएगा कि जब किन्हीं दो नोड के बीच में हमारा कोई वोल्टेज सोर्स आ जाए,
कोई भी वोल्टेज सोर्स, मान के चलो V1 नोड ये, V2 नोड ये है, इन दोनों के बीच में अगर कोई भी बैटरी आ गई 10 वोल्ट की, तो ये क्या सुपर नोड की कंडीशन हो गई। या मान के चलो कोई भी वोल्टेज आ गया दूसरा, तो ये क्या हो गई, सुपर नोड की कंडीशन हो जाएगी। तो जब किन्हीं भी दो नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स आ जाता है तो उसी को हम कहते हैं सुपर नोड, ठीक है। और जब किन्हीं दो मैश के बीच में करंट सोर्स आ जाता है, किन्हीं दो मैश के बीच में करंट सोर्स आ जाता है, हमारा कोई वैल्यू है, पैरामीटर कुछ कनेक्ट है, तो उस केस में जब किन्हीं दो मैश के बीच में करंट सोर्स हमारा आ जाता है, इसको हम कहते हैं सुपर मैश, ठीक है, सुपर मैश। सुपर मैश इज एसोसिएटेड विद द करंट सोर्स एंड सुपर नोड इज एसोसिएटेड विद द वोल्टेज सोर्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 71 है। इसमें पूछा गया है कि जो इंस्टॉलेशन में हमें लोड को कैलकुलेट करना है, लोड को डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए जो इनकैंडेसेंट लैंप है, इनकैंडेसेंट लैंप के बारे में यहां से पूछा गया है। इनकैंडेसेंट लैंप है जिसमें हम टंगस्टन का तंतु यूज करते हैं, टंगस्टन का फिलामेंट यूज करते हैं, तो उसके लिए जो रेटिंग है वो कितनी होती है बेसिकली, तो 60 वॉट होती है। तो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 72 है। हमसे पूछा गया है 72 में कि इंडक्शन हीटिंग के लिए निम्न में से हम किसका यूज नहीं करेंगे। तो इंडक्शन हीटिंग का जो यूज होता है वो लकड़ी को चिपकाने के लिए, यानी कि वुड ग्लोइंग के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि वुड ग्लोइंग का यूज जो है, वुड ग्लोइंग जो है वो करी जाती है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग से, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग से, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हीटिंग है, ठीक है। इसकी अगर इफिशियंसी की बात करें तो 50% इसकी इफिशियंसी होती है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लकड़ी का चिपकाना डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के अंडर में आता है, तो प्रेरण का जो है ऑप्शन वो ये खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 ही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था, नेगेटिव क्वेश्चन था, याद रखेंगे। बाकी इंडक्शन हीटिंग का यूज ब्रेजिंग के लिए कर सकते हैं, हम एनीलिंग के लिए कर सकते हैं, और किसी भी सतह को कठोर करने के लिए, हार्ड करने के लिए भी हम इंडक्शन हीटिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है। हमसे पूछा गया है कि जो HVDC ट्रांसमिशन लाइन है उनमें जो वैल्यूएबल यानी कि जो मान्य अवगुण है, यानी कि उनकी जो डिसएडवांटेज है, ऐसे समझ लो, उनका जो डिसएडवांटेज है वो बताना है। तो देखो बिल्कुल सही बात है, जो मान्य वैल्यू है, मान्य यानी कि जो एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो जो महंगा यानी कि एक्सपेंसिव कन्वर्टर, हमें इसमें जो हम कन्वर्टर यूज करते हैं, जो हम कन्वर्टर यूज करेंगे उनकी जो कीमत होती है बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाती है। तो इसीलिए जो एक रीजनेबल जो डिसएडवांटेज है वो हमारा यही है, महंगा परिवर्तक, ठीक है। हिंदी में थोड़ी दिक्कत होती है, बट क्या करें यार, पीडीएफ ही में हिंदी में मिली है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे HVDC में जो मान्य अवगुण है वो क्या है, महंगा परिवर्तक, क्योंकि इसमें जो है कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाती है। अगर हम बात करें कोरोना पावर लॉस की, तो कोरोना पावर लॉस जो होता है वो डिपेंड करता है F+25 पे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो 0 हो गई इसमें, फिर भी कंपेरेटिवली कम कोरोना में देखने को मिलता है HVDC में। स्किन इफेक्ट ये भी बिल्कुल 0 के बराबर हो जाता है, ये भी बहुत कम रहता है, ठीक है। और रेडियो इंटरफेरेंस की बात करें तो देखो AC में L और C होता है, तो इसमें रेडियो इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम एसोसिएट होती है, लेकिन DC में तो कुछ होता ही नहीं है, ना तो L होता है ना ही C होता है, तो इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं एसोसिएट होगी, ठीक है। बाकी ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर विद द रिस्पेक्ट ऑफ HVDC, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74 है। हमसे पूछा गया है कि किसी DC शंट मशीन में जो 1500 RPM पर 250 वोल्ट का जो है EMF जनरेट हो रहा है, ठीक है, 250 वोल्ट का EMF जनरेट हो रहा है, और 50 एम्पियर की जो आर्मेचर करंट है वो उत्पन्न हुई है। तो उसको उत्पन्न होने के लिए जो है टॉर्क है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, यानी कि सिंपली हमें टॉर्क कैलकुलेट करके इनको बताना है। तो देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू 60/2 पाई इंटू पावर, पावर यानी कि बैक EMF मल्टीप्लाई विथ करंट, आर्मेचर करंट, ठीक है, ये हो गया। और अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, अपॉन में स्पीड, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है। 60/2 पाई को जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमारी वैल्यू मिलेगी 9.55 इंटू EB की बात करें, बैक EMF कितना है, 250 बैक EMF गिवन है। आर्मेचर करंट की बात करें तो 50 हमें आर्मेचर करंट गिवन है, ठीक है। और N की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1500 हमें गिवन है। तो 25 छक्के
150, 6 बार ये कट गया, ठीक है, 3, 25, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे ओवरऑल तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 79.58, 79.58 हमारा टॉर्क आ जाएगा। और इसकी अराउंड वैल्यू कितनी हो जाएगी, 79.6 न्यूटन मीटर, क्योंकि टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। याद रखना टॉर्क की यूनिट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, हमसे पूछा गया है कि वायरिंग की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली है जो सबसे कम टिकाऊ है, यानी कि टेम्पररी बताना है हमें। तो टेम्पररी वायरिंग सिस्टम हमारा क्लीट वायरिंग सिस्टम है, सबसे सस्ती वायरिंग यही है, ठीक है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो लाइन होती है जाती है उसको हम क्लीट की हेल्प से दीवार पर बांध देते हैं जिससे कि नीचे ना गिरे। और ये टेम्पररी वायरिंग होती है, इसमें कनेक्शन करना आसान होता है, कहीं से भी हम एडिशन कर सकते हैं और कभी भी हम इसको मतलब झोला में डालो और चलते बनो, मतलब ऐसा है इसका काम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, हमसे पूछा गया है कि जो सिंक्रोनस मशीन्स होती हैं उनकी रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है, बताना है। तो देखो अंडर एक्साइटेशन कंडीशन में जो सिंक्रोनस मशीन होती हैं वो रिएक्टिव पावर को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, राइट स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। तो 76 के लिए ऑप्शन 4 विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हेड टाइप फ्लोमीटर का एग्जांपल है। तो देखो पिटोट ट्यूब, पिटोट ट्यूब क्या है, एक हेड टाइप फ्लोमीटर का एग्जांपल है। बेसिकली इसमें होता क्या है, एक हेड कनेक्ट होता है कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इसकी जो डायामीटर होती है ये डी है और यहां पर कुछ होल्स वगैरह किए जाते हैं, स्टैंडर्ड होल होते हैं 8D तक, ठीक है, 8D तक डायामीटर की 8 टाइम तक यहां पर हम होल्ड करते हैं। बेसिकली हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं है, बस याद रखो जो पिटोट ट्यूब है इसका यूज करते हैं हम कहां, इसका यूज किया जाते हैं हम एयरक्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, प्रेशर का मेजरमेंट वगैरह करने के लिए, ठीक है। और इसका यूज करते हैं हम बेसिकली जो अपने सबमरीन हो गई हैं, सबमरीन और या फिर उनको शिप बोल सकते हैं, पानी वाले जहाज हो गए, ठीक है ना, उनमें भी हम इसको यूज करते हैं। बेसिकली यह करता क्या है, यह डिफरेंशियल प्रेशर को मेजर करता है, समझ रहे हैं ना, डिफरेंशियल प्रेशर को मेजर करता है, डिफरेंशियल प्रेशर। और डिफरेंशियल प्रेशर के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है और बताता है कि कितना प्रेशर है, ठीक है। कहीं भी कुछ भी यूज करना हो तो पिटोट ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली याद रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा देखो एयरक्राफ्ट में भी हम इसका यूज कर रहे हैं, शिप में भी हम इसका यूज करते हैं प्रेशर मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो प्रेशर मेजरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, हमसे पूछा गया है कि एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो बिल्कुल भाई कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि आइडियल कंडीशन में हमारी जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो कितना हो, ज्यादा हो। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। बाकी ये देखो ये सही है भाई, नगण्य होना चाहिए, एडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस भी नगण्य होना चाहिए, और कोर में जो चुंबकशीलता है, मैग्नेटिज्म है, स्थिर होना चाहिए, ये भी करेक्ट है आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में। बट बाइंडिंग रेजिस्टेंस कभी भी ज्यादा नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि बाइंडिंग रेजिस्टेंस भी कितना हो जाए, 0 हो जाए, नगण्य हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी ऐसी वेव है जिसका एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू इक्वल होते हैं। तो देखो वर्ग यानी कि स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव में क्या होता है, चाहे आप आरएमएस कैलकुलेट कर ले भाई, चाहे आप एवरेज कैलकुलेट कर ले, वैल्यू हमेशा जो उसका जो मैक्सिमम क्वांटिटी है, चाहे वीएम हो गया चाहे आईएम हो गया, जो भी है हमें हमेशा वही वैल्यू मिलती है। तो जो है स्क्वायर वेव इसमें एवरेज और आरएमएस वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बताया था, वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। हाँ, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की जो इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है, 50% होती है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग इंपोर्टेंट हीटिंग है। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग बेसिकली हम जो नॉन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, नॉन मेटेलिक है, उन पे यूज करते हैं, जैसे कि लकड़ी, दो लकड़ी को आपस में ग्लू की हेल्प से चिपकाना, बाकी मतलब ऐसी चीजों पे हम यूज करते हैं बेसिकली डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, उन्हीं पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं,
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 के लिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की जो इफिशियंसी होती है वो 50% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, हमसे पूछा गया है कि डीसी मशीन की रिस्पेक्ट में जो हम कार्बन ब्रश को यूज करते हैं तो उसमें ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप हम कितना कंसीडर करते हैं डीसी मशीन के केस में। तो ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप आपने देखा होगा, हम 2 वोल्ट का ब्रश ड्रॉप लेके चलते हैं जब भी हम सवाल कैलकुलेट करते हैं। तो ठीक है, तो याद रखेंगे कि 81 में जो क्वेश्चन दिया गया है कार्बन ब्रश के लिए जो वोल्ट ड्रॉप होता है वो कितना 2 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है, हमसे क्वेश्चन में बताया गया है कि किसी भी इंडक्टेंस का जो वैल्यू है, सेल्फ इंडक्टेंस है, उसका वैल्यू 1 हेनरी हमें गिवन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 1 वोल्ट का जो ईएमएफ है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, यानी ई की वैल्यू कितनी 1 वोल्ट आ गई है हमारे पास। हमसे पूछा गया है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसकी रेट बतानी है, उसकी दर बतानी है, क्या दर से करंट फ्लो होगी। तो पता होगा भाई ई इक्वल टू क्या होता है एल डी आई बाई डी टी। ठीक है ना, जब ई की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 1 है और ई और एल की वैल्यू 1 है, दैट इज 1 इक्वल टू डी आई अपॉन डी टी। यानी कि अगर हम बात करें आई अपॉन टी की, बेसिकली आई अपॉन टी को अगर हम देखें तो कितना मिल रहा है 1 एम्पियर पर सेकेंड हमें देखने को मिल रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, दैट इज द 1 एम्पियर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, हमसे पूछा गया है कि किसी भी करंट की मेजर करने पर, किसी भी करंट को मेजर करने पर उसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो मानक विचलन है, उसकी वैल्यू कितनी 4 मिली एम्पियर है। तो उसमें प्रोबेबल एरर की हमें कैलकुलेशन करनी है। प्रोबेबल एरर कितनी होगी हमें यही बताना है। ठीक है, तो प्रोबेबल एरर के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोबेबल एरर दैट इज इक्वल टू 0.674 टाइम्स ऑफ मानक विचलन। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है ना, तो यहां से अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 मिली एम्पियर को 0.674 इंटू 4 मिली एम्पियर। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2.6 के आसपास 2.69 मिलेगा हमें, दैट इज अराउंड 2.7 मिली एम्पियर। देन ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है, हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक अच्छे हीटिंग एलिमेंट का गुणधर्म नहीं है, यानी कि क्वालिटी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। तो एक अच्छे हीटिंग एलिमेंट की क्वालिटी कौन सी नहीं होनी चाहिए। तो उसमें क्या है, जो प्रतिरोध है यानी कि जो रेजिस्टेंस है हीटिंग मटेरियल का, इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें बाकी के क्वेश्चंस की, बाकी के ऑप्शंस की, तो बाकी में इसका गलनांक उच्च होना चाहिए, इसकी तन्यता अच्छी होनी चाहिए और विशिष्ट प्रतिरोध भी अच्छा होना चाहिए, इसका उच्च होना चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, हमें आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है दिए गए सर्किट में। तो देखो अगर हम इन दोनों को देखें, ये दोनों के दोनों किस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन 8 हो जाएगा। ठीक है, जब 8 इसका सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो 2 और 8 जो है वो पैरेलल में आ जाएंगे। तो 2 और 8 का पैरेलल कितना हो जाएगा, तो 2 और 8 का पैरेलल हो जाएगा 16/10, दैट इज द 1.6। ठीक है, तो हमने सर्किट को कहां तक सॉल्व किया, हमने सर्किट को यहां तक सॉल्व कर लिया है और हमें यहां तक सर्किट कितना मिल गया ओवरऑल 1.6। तो 1.6 के साथ 6 ओम सीरीज में आ जाएगा, तो 6 को भी ऐड कर देंगे अपन, तो कितना 7.6 ओम हमारा आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, हमसे पूछा गया है कि किसी भी सर्किट में, किसी नेटवर्क में 12 ब्रांच है, बी यानी कि 12 ब्रांच यानी कि 12, और जो नोड है नोड की संख्या 5 दी है, एन की वैल्यू 5 गिवन है। तो हमें इंडिविजुअल लूप कैलकुलेट करना है, इंडिपेंडेंट लूप कैलकुलेट करना है। इंडिपेंडेंट लूप का फॉर्मूला L इक्वल टू बी माइनस एन प्लस 1। तो ब्रांच कितनी है 12 है, नोड कितनी है 5 है, प्लस 1 का प्लस 1, तो 12 में से 5 जाएंगी, सीधे ऐड कर दो, 13 में से 5 माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 13 में से 5 जाएंगी 8 बचेगा, तो ओवरऑल 8 आंसर आ जाएगा, 8 लूप बनेंगे। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी 8 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 इक्वल इंडक्टेंस मैग्नेटिकली कपल्ड किए गए हैं। दो को समझो,
दो इक्वल यानी L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L, दो सेम इंडक्टेंस को इंडक्टर को, ठीक है, दो सेम इंडक्टर को हमने मैग्नेटिकली कपल किया है, तो हमने L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L मान लिया। अब उसमें जो अन्योन प्रेरण है म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसकी वैल्यू M की वैल्यू हमें कितनी 10 मिली हेनरी गिवन है, और जो कपलिंग कोफिशिएंट है K की वैल्यू कितनी 0.4 हमें गिवन है। तो हमें क्या बताना है, जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है ना। सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि L1 L2 की वैल्यू हमें बतानी है, और सबकी वैल्यू बराबर है तो एक ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। M इक्वल टू होता है K अंडर रूट L1 और L2, सिंपल है, इसमें 0.4 रखेंगे हम, L1 L2 सेम है तो यहां पे हम L पुट कर देंगे तो सीधा L स्क्वायर हो जाएगा। M की वैल्यू है पता है कितना है 10 मिली हेनरी है, सिंपल है। अब क्या करेंगे हम, L स्क्वायर है तो L बाहर आ जाएगा, और जब L बाहर आ जाएगा तो 10 मिली हेनरी के अपॉन में हम 0.4 को भेज देंगे, ठीक है। तो यहां से देखेंगे हम 25 मिली हेनरी, जस्ट वेट, ओके, 25 मिली हेनरी हमारा जो है L का राइट आंसर हो जाएगा, 25 मिली हेनरी। तो दोनों के दोनों इंडक्टेंस जो है, इंडक्टर जो है, उनकी वैल्यू कितनी 25 मिली हेनरी, सही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे पास। हमसे पूछा गया है कि किसी भी पावर प्लांट के लिए जो पीक लोड है वो कितना है 60 मेगावाट है, ठीक है, और जो मैक्सिमम डिमांड है डिफरेंट लोड के लिए वो कुछ इस तरीके से रही, ठीक है। तो हमें डाइवर्सिटी फैक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। तो हम तीनों को जितने भी वैल्यू हमें गिवन है सभी वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 30 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 15 सभी की सभी वैल्यू मेगावाट में है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो पीक लोड है किसी पावर प्लांट पे वो कितना है 60 मेगावाट पर है, ठीक है। तो अब हम जब इसको 60 से हम डिवाइड कर देंगे तो ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा ऊपर, ठीक, 75 अपॉन 60, ठीक है। तो 5 से काटेंगे 12 पंचे 60, ठीक है, 15 पना 75, ठीक है, 3 से काट दो 3 चौका 12, 3 5 15, 5/4 1.25 आ जाएगा हमारा, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, सिंपल है। तो 1.25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है। हमसे पूछा गया है कि जो सिंबल हमें दिखाया गया है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये टनल डायोड को इंडिकेट करता है, ठीक है, टनल डायोड को इंडिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे। इनमें से कौन सा मेथड है जो वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं हम सिंक्रोनस मशीन में, और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, जनरल मेथड। तो भाई जीरो पावर फैक्टर मेथड जो कि सिंक्रोनस मशीन में पावर फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, सॉरी वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। तो इस मेथड को, जीरो पावर फैक्टर मेथड को हम जनरल मेथड भी कहते हैं, जनरल मेथड भी कहते हैं, इंपोर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है। हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 91 है, हमसे पूछा गया है कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो अल्टरनेट है यानी कि प्रत्यावर्तन है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है। सिंपली जो प्रत्यावर्तन का मतलब है क्या, यानी कि मतलब वैल्यू का ज्यादा होना और फिर उसी पॉइंट पर आ जाना, चाहे फिर पॉजिटिव में हो चाहे फिर नेगेटिव में हो, ठीक है। तो ये आधे चक्र के बराबर होती है, ठीक है, आधे चक्र के बराबर होती है। फिर से क्योंकि वही चीज रिपीट होने लगती है, यहां पे हम मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं ओनली, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आधा चक्र जो है वो प्रत्यावर्तन के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा है जो इंसुलेटर की कैटेगरी में नहीं आता है, तो कॉपर। कॉपर एक कंडक्टर है, ठीक है, तो कॉपर एक कंडक्टर है, तो ये इंसुलेटर की कैटेगरी में कभी आ ही नहीं सकता, तो 92 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है। हमसे पूछा गया है कि जो तीन इंपीडेंस है, ठीक है, और तीनों इंपीडेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है 6 प्लस J9, ठीक है, तीनों इंपीडेंस की वैल्यू 6 प्लस J9 है, और ये लोड है, ठीक है ना, 6 प्लस J9 ये क्या है, ये लोड का इंपीडेंस है, ठीक है, और इनको कनेक्ट किया गया है एक इंपीडेंस वाली लाइन से
जिस लाइन का इंपीडेंस कितना है 1 प्लस J2, ठीक है। और इसके अक्रॉस हमने क्या किया है 400 वोल्ट का वोल्टेज और 50 हर्ट्ज की सप्लाई लगाई है। तो हमें लाइन करंट यानी कि IL की वैल्यू को पता करना है, फाइंड करना है। अब देखो ये तीनों की तीनों इंपीडेंस हैं। अब पता नहीं ये किस तरीके से कनेक्ट करी गई हैं, हो सकता है स्टार में कनेक्टेड हो सकता है डेल्टा में कनेक्शन हो। तो देखते हैं स्टार से आता है कि डेल्टा से। सबसे पहले हम जो कनेक्शन है उसको स्टार कनेक्शन एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो स्टार कनेक्शन है, ये हमारा कौन सा है, लाइन वोल्टेज हमारे पास कितना है 400 वोल्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज यानी कि फेज वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको हम √3 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको √3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 230 वोल्ट से थोड़ी ऊपर आ जाएगी, यानी कि 231 वोल्ट हम अप्रोक्स लिख लेंगे। 231 वोल्ट जो है हमारा फेज वोल्टेज हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंपीडेंस पर फेज, ठीक है, इंपीडेंस पर फेज जो हमें देखने को बेसिकली मिलेगा, तो इंपीडेंस पर फेज की बात करें तो ये हो जाएगा 6 प्लस J9। देखो 6 प्लस J9 ये तो फिक्स है क्योंकि ये हमारा जो कनेक्ट है ये इंपीडेंस कनेक्टेड है, लेकिन जो लाइन का इंपीडेंस है ना हर फेज में हम उसको भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो लाइन फेज का इंपीडेंस अगर हम देखें तो 1 प्लस J2, ठीक है। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, 7 प्लस J11, 6 और 1 7, 9 और 2 11। तो ये हमारा इंपीडेंस पर फेज आ गया, ठीक है। हमें वोल्टेज पता है, फेज वोल्टेज पता है, या फिर लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज हमें पता है, सब पता चल गया हमें, ठीक है। अब देखते हैं लाइन करंट कैसे निकलेगी, ठीक है। IL यानी कि लाइन करंट, लाइन करंट जो है लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज 231 वोल्ट अपॉन, और नीचे क्या आ जाएगा 7 प्लस J11, 7 प्लस J11, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें नीचे वाला जो टर्म है इसका मैग्नीट्यूड चाहिए पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 231 अपॉन 49 प्लस 121 का रूट करेंगे अपन, ठीक है। जब हम इसकी ओवरऑल वैल्यू 231 अपॉन, जस्ट वेट, 49 प्लस 121 170 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 170 आएगी। और 170 का जब अपन क्या करेंगे रूट करेंगे तो 13.03 आ जाएगी, यानी कि हम सीधे सीधे लिख दे रहे हैं 13.03। और जब 231 को हम डिवाइड करेंगे 13.03 से तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल 17.7 एम्पियर। कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी कि हमारा काम बन गया, ठीक है। 17.7 एम्पियर जो है हमारी लाइन करंट फ्लो होगी, ठीक है। 17.7 एम्पियर की लाइन करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 के लिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है, हमसे पूछा गया है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है उसको हम किस और नाम से जानते हैं। तो मैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से भी हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को जानते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन एक ही चीज होती है, थोड़ा सा अंतर है बस याद रखेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है, हमसे पूछा गया है कि दिए हुए सर्किट में, ठीक है, ये जो स्रोत है ये सप्लाई दे रहा है, करंट स्रोत है, इसके अक्रॉस जो पावर दी गई है इसके द्वारा हमें उस पावर की कैलकुलेशन करनी है। तो अगर हमें करंट सोर्स की पावर कैलकुलेट करनी है तो करंट सोर्स से करंट तो मिल गया हमें, लेकिन हमें वोल्टेज भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसके अक्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट कर लें, करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट कर लें, तो वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करके हम पावर निकाल सकते हैं जो सोर्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको V नोड कंसीडर कर लिया, ऊपर वाले नोड को हमने V नोड कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस लगाएंगे। तो V अपॉन 9 प्लस V अपॉन 18। अब देखो इनकमिंग करंट है, माइनस में आएगी, लेकिन हम इक्वल करके उस साइड ले जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम प्लस में लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस 30
कोई दिक्कत नहीं, किलो ओम है तो करंट जो है मिली एम्पियर में चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 2v आएगा, यहाँ पे v आएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2v और v 3v आ गया, 30 इंटू 18 आ गया। ठीक है, 3 से ये यहाँ पे कट जाएगा, 10 बार जाएगा तो हमें v की वैल्यू कितनी मिल गई, 180 मिल गई। v की वैल्यू लेकिन वोल्ट में ही रहेगी। ठीक है, 180 वोल्ट जो है हमारा v का वैल्यू आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, पावर हमें चाहिए है, पावर इक्वल टू v इंटू आई। तो v की वैल्यू 180 वोल्ट है। i की बात करें तो i कितनी है, 30 मिली एम्पियर, 30 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, तो 18 थी कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, लेकिन 1 जीरो फिर भी हमें 10 टू द पावर -1 फिर भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो 5.4 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, 5.4 वॉट, दैट इज द P। तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर, 5.4 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है। हमें 2 HP की एक रेटिंग की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर गिवन है। ठीक है, इसमें 240 वोल्ट का एसी सप्लाई हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसकी इफिशियंसी 70% है, पावर फैक्टर 0.8 है। तो हमें इनपुट करंट कैलकुलेट करनी है। तो इफिशियंसी बराबर क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट हमारे पास कितना है, आउटपुट हमें 2 HP का मिल रहा है, लेकिन हमें किस में जाना है, हमें जाना है HP से काम नहीं चलेगा, हमें वॉट में जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 735.5। मीट्रिक सिस्टम से मैं कर रहा हूं, अगर आप 746 से कर रहे हैं तो आप ब्रिटिश सिस्टम से करेंगे। ठीक है, बाकी आंसर अप्रोक्सीमेटली दोनों से आ जाता है, थोड़ा अराउंड हो जाता है। और देखो ऑप्शन भी इतने क्लोज दिए नहीं जाते इस तरीके के क्वेश्चंस में, क्योंकि कुछ बच्चे 735.5 मान के करते हैं तो कुछ 746 से करते हैं, इसलिए इन लोगों को ऑप्शन भी उसी हिसाब से देने पड़ जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये इनपुट है, हमें इनपुट पावर ही कैलकुलेट करनी है। और अगर इफिशियंसी की बात करें तो हमें इफिशियंसी कितनी गिवन है इसकी, तो इफिशियंसी गिवन है हमें 0.7। ठीक है, इफिशियंसी गिवन है हमें 0.7। ठीक है, ये यहां से छोड़ देते हैं, अब सही है। अब हम क्या करेंगे, इनपुट को उस साइड भेज देते हैं। तो इनपुट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 735.5 अपॉन 0.7। ठीक है, तो यहां से हम जब इनपुट निकालेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाती है कितनी, 2131.4 वॉट। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। इनपुट हमें पता लग गया, इनपुट पावर हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है इनपुट पावर इक्वल टू VI cos फाई। तो कुछ नहीं है, पावर में अगर हम वोल्टेज और cos फाई का डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमें I का वैल्यू मिल जाएगा। तो पावर हमारे पास कितनी है, 2131.4। और इसमें हम क्या करेंगे, जो वोल्टेज है हमारा 240 वोल्ट है और पावर फैक्टर है 0.8, इसका हम डिवीजन कर देंगे इसमें और ये cos फाई हो जाएगा। ठीक है, तो cos फाई दिस विल बी इक्वल टू, जब हम इस ओवरऑल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10.94 के अप्रोक्स आंसर आ जाएगा, जो कि अराउंड होगा हमारा किसके, 10.95 के। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल जेई में भी पूछा गया था, इसका सॉल्यूशन मैं एक बार और बना चुका हूं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी डेटा चेंज नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यूपीपीसीएल जेई के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पेपर होते हैं, क्योंकि उसमें बेसिक से बेसिक क्वेश्चन डालते हैं वो लोग और ट्रिकी से ट्रिकी क्वेश्चन डालते हैं। तो यूपीपीसीएल जेई के क्वेश्चन पेपर जरूर लगाएं, आप भले ही किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हम करंट निकाल रहे हैं, cos फाई तो हमने रख दिया है, मैं क्या कर दिया यार, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम करंट कैलकुलेट कर रहे थे, एक बार फिर से देख लीजिए, I बराबर होगा ये। ठीक है, I बराबर होगा, I की वैल्यू है ये। ठीक है, cos फाई तो हमारा यहाँ चला गया। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 97 है, पता नहीं है लेक्चर की कितनी लेंथ चली गई हो, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं, देखते हैं वहां की, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा भाई। डिलेड फुल वेव रेक्टिफाइड साइनोसोडल करंट, यानी कि डिलेड फुल वेव रेक्टिफाइड साइनोसोडल करंट की जो एवरेज वैल्यू है, यानी कि जो आई एवरेज वैल्यू है रेक्टिफाइड फुल वेव साइनोसोडल करंट की, वो मैक्सिमम करंट की 1/3 है। ठीक है ना, 1/3 है, सॉरी। ठीक है, तो 1/3 है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें जो आई एवरेज होता है डिलेड फुल वेव रेक्टिफायर के केस में, तो जो एवरेज वैल्यू होती है आपको पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू होगी IM अपॉन पाई माइनस का cos पाई प्लस cos थीटा इक्वल टू IM अपॉन 3। IM से IM कैंसिल हो गया। ठीक है,
कॉस पाई की वैल्यू आप रख देंगे, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली आप निकाल लेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू लगभग जो है 0.047 के आसपास आ जाएगी। थीटा यहाँ से निकालेंगे अपन तो अपन को कितना मिल जाएगा, डेली एंगल कॉस इनवर्स 0.047 हमें जो है थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। बाकी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आंसर तो आप निकाल ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी चालक की लंबाई L है, एक चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक की लंबाई L है और इसमें से प्रवाहित होने वाली करंट I है, तो उसमें जो फोर्स काम करेगा, लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला बेसिकली इसमें यूज होता है, लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स क्या कहता है, BIL साइन थीटा। B यानी कि जो फ्लक्स डेंसिटी है मैग्नेट की अपनी, ठीक है। करंट जो है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर तुमने पुट किया उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, और जो कंडक्टर तुमने प्लेस किया उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड से एंगल कितना बना रहा है, थीटा, ठीक है। अगर पैरेलल हो जाए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, बिल्कुल समांतर हो जाए, उस केस में लॉरेंज फोर्स 0 हो जाता है। और अगर परपेंडिकुलर हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो मैक्सिमम मिलेगा। तो लॉरेंज लॉ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी से। एसएससी में हर एग्जाम में लगभग लॉरेंज फोर्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये इसको एनालिसिस जरूर कर लेना आप अच्छे से। नेक्स्ट मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 है, हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक प्रॉपर्टी नहीं है गुड इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए, जो कि हम यूज कर रहे हैं केबल्स में। तो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी हमें जरूरत नहीं रहती है, किसमें, केबल्स में। तो इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी हाई परमिटिविटी की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। अगर हम बात करें केबल की, तो केबल के केस में हाई परमिटिविटी हमें नहीं चाहिए होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 99 के लिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, हमसे पूछा गया है कि हमें आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इस सर्किट में फ्लो हो रही है। तो कुछ नहीं है, बाय नोडल एनालिसिस, ठीक है। नोडल एनालिसिस से हम इसको सॉल्व करेंगे। जो नोड ए है ना, एट नोड ए केसीएल अप्लाई कर दो, ठीक है। केसीएल लगाए दे, केसीएल से भी हो जाएगा, तो केसीएल लगा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इनकमिंग करंट इक्वल टू आई आउट गोइंग करंट, तो 3 एम्पियर इनकमिंग है, 0.5 आई नॉट भी इनकमिंग है नोड पे, लेकिन आउट गोइंग कौन सी है भाई, आई नॉट है हमारी, ठीक है। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन बस खत्म हो चुका है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब देखो 3 इक्वल टू आई नॉट ये हो गया, माइनस का 0.5 आई नॉट, ठीक है। तो यहां से 0.5 आई नॉट ही हमारे पास बचेगा, इक्वल टू 3। तो आई नॉट की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 3/0.5, तो 3 का डबल हो जाएगा 6 एम्पियर, ठीक है। तो जो 6 एम्पियर है दैट विल बी द हमारा राइट आंसर। तो 6 एम्पियर विल बी द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, सॉल्यूशन पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।